चलिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन देखो, क्लास 10th के लिए रिस्पायरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस में इसको हमको पढ़ना है ना। अब देखिए रिस्पायरेशन जो है इससे मिला जुला दो क्वेश्चन हमेशा आता है। एक तो होता है ब्रीदिंग, एक है ब्रीदिंग और एक है रिस्पायरेशन। ठीक, एक है रिस्पायरेशन, एक है ब्रीदिंग। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि हमें ये समझने में दिक्कत होती है कि रिस्पायरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है ना। तो आज हम समझने, पहले तो समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है और उसके बाद समझेंगे कि रिस्पायरेशन क्या है। ओके, देखिए ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्या होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में लोग क्या करते हैं, टेकन आउट करते हैं, है ना, टेकन आउट ऑफ CO2। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली बताएं कि सांस लिए, है ना, तो सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग लेते हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अगर एयर का कंपोजिशन जो है ना, एयर के कंपोजिशन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और अगर जो है CO2 को कहते हैं 0.03%। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सर कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पायरेशन में या ब्रीदिंग में, जो कि सबसे ज्यादा क्या है नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है। तो इसको बाद में समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब एक्सहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को CO2 को छोड़ना। ठीक, अब ये जो रिस्पायरेशन है इसको अगर हम समझे तो रिस्पायरेशन क्या करता है, ये दो चीजें हैं, है ना, ये भी दो प्रोसेस है। एक तो होता है इंस्पायरेशन, पहला को अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे इंस्पायरेशन, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन, है ना। एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है कि जो CO2 हम, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर के जो केमिकल प्रोसेस करता है ना, ये जो केमिकल प्रोसेस करेंगे इसी को हम लोग कहेंगे क्या, रिस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन लेना यानी इनटेकिंग ऑफ एयर, है ना, इनटेकिंग ऑफ एयर, जिसको लिखा रहेगा कि O2 इज ग्रेटर देन CO2। ठीक, और एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखेंगे, टेकन आउट ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन O2, है ना। तो अब हमें समझना क्या है कि ये जो रिस्पायरेशन है सर, ये मेनली दो के कंपोजिशन से मिला है। एक को कहते हैं इंस्पायरेशन, एक को कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन होने में हमें लगते हैं 2 सेकेंड, है ना, और एक्सपायरेशन होने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 3 सेकेंड। तो अगर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करें तो टोटल कितना लगा, 5 सेकेंड, है ना। तो 12 बचे 60, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन जो होगा, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन, है ना, उसका क्या होगा 12 to 15 टाइम्स होगा, है ना, रिस्पायरेशन रेट 12 to 50 टाइम्स। एकदम कैलकुलेशन है, इसलिए कोई दिमाग में लगाना है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होता है, दोनों मिलाकर के रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन में एक बार ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाना, CO2 बनना, उसको निकलने में 5 सेकंड का समय लगता है। ये 5 सेकंड का समय होता है। तो अगर हम 5 सेकंड की बात करें और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12 × 5 = 60, यानी 12 से 15 बार कोई भी स्वस्थ आदमी जो है वो
रिस्पायरेशन का रेट उसका होता है ना, है ना। आपको दिक्कत इसमें से अगर किन्हीं को दिक्कत है तो नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का रिस्पायरेटरी होता कैसे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। तो मोटा मोटी समझने का कोशिश करते हैं कि ये हमारा हार्ट है, ये लंग्स है हमारा, है ना। आदमी के पास कितने लंग्स होते हैं? हाँ, 2, है ना। तो 2 लंग्स हैं इस तरीके से। इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन मान लेते हैं। ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और ये है हमारा सेल, है ना। इसको हम लोग सेल या टिश्यू जो मानना है मान सकते हैं। ये हमारा सेल है इस तरीके से। अब देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ठीक। अब देखिए हम लोग इनटेक क्या करते हैं? एयर। क्या है कंपोजिशन एयर का? तो हम लोग देखे थे कि एयर का कंपोजिशन है सर, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% है ना। ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 16% है। और इसमें से CO2 कितना है? तो 0.03%, ठीक। तो इस तरीके से ये जो एयर है हमारे लंग्स में आते हैं। लंग्स में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है ना, उसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। एक होता है हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, और दूसरा होता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जिसमें हमें पढ़ना है इस हीमोग्लोबिन को, जिसको हम लोग H लिखेंगे, है ना। तो हीमोग्लोबिन के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने आप में डिजोल्व कर लेता है। ऑक्सीजन को अपने आप में डिजोल्व करेगा। तो यहाँ पे जो Hb है प्लस O2 बना देगा क्या? HbO2। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर जो भी हम ट्यूब दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि सेल के अंदर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन गए और सेल के अंदर जाकर के ये क्या करता है? वहां पे एक प्रोसेस करता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहां पे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन होने के बाद वहां पे फॉर्मेशन होगा किसका? CO2 का, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन से मॉलिक्यूल्स किस किस पार्ट में टूटते हैं, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ जो नीचे की ओर तीर हम दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि HbO2 जो है, जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में डिजोल्व हो गया है ऑक्सीजन, वो क्या होगा? प्रत्येक सेल के पास जाएगा, है ना। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सेल या टिश्यू लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो नीचे गया, सभी इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और ये ऊपर की ओर जो तीर है वो बता रहा है कि CO2 बाहर आया और यहाँ पर भी Hb प्लस CO2 एक बनाएगा क्या? HbCO2, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ये क्या है? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन है। और ये इस तरीके से रोटेट होकर के जाएगा, है ना। ये पूरे ब्लड रोटेशन के द्वारा यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस एयर का कंपोजिशन क्या देखे थे सर? O2 था ज्यादा, CO2 था कम। लेकिन अब जो एयर निकल रहे हैं उसमें CO2 ज्यादा होगा और O2 कम होगा। बेसिकली मोटा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मोटा मोटी यही हमारे अंदर रिस्पायरेशन का मेनली प्रोसेस होता है ना। यही रिस्पायरेशन का मेनली प्रोसेस है। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ वो क्यों हुआ है? तो ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारे अंदर ग्लूकोज गए, है ना, वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 का फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये जो CO2 है वो इस तरीके से निकलता है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब जो टॉपिक बचा हुआ है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन, है ना। इसको लिखेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम बताए थे कि जो रिस्पायरेशन होता है वो एक्चुअली सेल के अंदर होते हैं और सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसी को हम लोग मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। यानी इसके साथ साथ हम लोग कुछ डिफिनेशन लिखते चलेंगे। डिफिनेशन लिखने से फायदा ये होता है
कि हमें जब बोर्ड में हम जब बैठेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें डिफाइन करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और तुम लोग भी जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये दोनों क्या करो कि अपना कॉपी ले लीजिए और जब भी ये वीडियो जब आप जो यूट्यूब पर है, जो ऑनलाइन बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वो क्या करेंगे कि जितना चीजें हम बोर्ड पे लिखते हैं उसको आप लोग भी नोट करते जाइए और जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हो वो भी इसको नोट करते जाओ, है ना। नोट करने से क्या होता है कि रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा और लास्ट टाइम का जो रिवीजन होता है बाबू वो बहुत अच्छा होता है ना। तो हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। खैर आते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन पर। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है कि दो तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले इट इज द कम्प्लेक्स प्रोसेस, it is the very complex process it is a very complex process which perform inside the living body, है ना, living body। अब देखो इस रिस्पायरेशन में जो लिविंग बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो कॉमनली क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसको देखेंगे ये क्या होता है जी, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ CO2, है ना। इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है CO2 का और साथ ही साथ एनर्जी होता है। और इस एनर्जी को मापने के लिए एक स्पेशल यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ATP, एमिनोडाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ATP इसी को कहते हैं। अब हम लोग रिस्पायरेशन को क्लासिफाई करके देखेंगे, है ना। रिस्पायरेशन को क्लासिफाई करेंगे तो पता चलता है कि रिस्पायरेशन को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन वैसे रिस्पायरेशन को कहते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिस्पायरेशन होगा उसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन में रखते हैं। जबकि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो लैक हो या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसको हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, है ना। रिस्पायरेशन को दो भागों में क्लासिफाई किए। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें हमें पता चला कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में होगा और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस आप करवाइएगा तो ऐसे को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास या तो कम अमाउंट में ऑक्सीजन हो या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो, तब जब रिस्पायरेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लाइकोलिसिस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो टूटेगा किसमें, सिंपल कंपाउंड में, सिंपल कंपाउंड में टूटेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो सिंपल कंपाउंड में टूटता है। हमारे शरीर में जो पाए जाने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है सिंपल कंपाउंड में टूटेगा और उसको हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो C6H12O6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल OH, है ना। हमें क्या पता चल रहा है कि C6 मॉलिक्यूल्स जो है
वो C3 मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, है ना। C6 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू C3 मॉलिक्यूल्स। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है सर जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है, और इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना। तो अब हमें पता क्या चलेगा, देखिए अगर हम इसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स माइनर में लिख के देखें, है ना, थोड़े से इसको कॉम्प्लेक्स माइनर में लिख दें तो पता चलता है कि सबसे पहले तो ग्लूकोज को लिखेंगे तो C6H12O6, है ना, C6H12O6। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, तो आप इसको इस तरीके से पहले साइकिल में बना दीजिए, है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो कार्बन होता है ना, वो टेट्रा बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन है वो सभी दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब ये दो बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दो बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड और यहाँ पे दो बॉन्ड। इस तरीके से ये बॉन्डेशन होंगे, और सभी बॉन्डेशन पर एक पर OH और एक पर H, है ना, OH H OH H। इस तरीके से अगर आप लिख दीजिए, है ना, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है सर। ये कन्वर्ट किस में करता है, तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है ना। तो दो पायरुविक एसिड बनेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि C3 मॉलिक्यूल्स जो है वो C6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो C3 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा किसमें, C6 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट करेगा C3 मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे देखिए एक तो बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल O H, और दूसरा भी इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल O H। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़े क्यों सर, है ना। तो रिस्पायरेशन होने में ग्लाइकोलिसिस का बहुत बड़ा रोल है। अभी इसी में हम लोग समझेंगे कि जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या वहां पे चीजें होगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या होगा, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, है ना। चलिए तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता क्या करना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करवाएंगे। ग्लाइकोलिसिस करवाने के बाद पायरुविक एसिड होता है, उसके बाद तीन कंडीशंस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखे थे कि अब हम लोग इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के साथ साथ रिस्पायरेशन के टर्म को पढ़ेंगे, जिसमें से दो चीजें तो पढ़नी है ना। तो सबसे पहला आता है क्या कि ये ग्लूकोज है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिए C6H12 और O6। यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा, है ना, ग्लाइकोलिसिस। ये क्या हो जाएंगे, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। और यहां से तीन कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कंडीशन जो होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा जो दो होगा, एक तो होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन का, और तीसरा होगा क्या, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इस तरीके से तो ये एग्जांपल हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन का, है ना। ये हो गया तुम्हारा एरोबिक रिस्पायरेशन पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन जो है ये क्या हो जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन को पढ़ें सबसे पहले, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्व साइकिल, है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्व साइकिल। देखिए कर्व साइकिल में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, है ना, आप 9th क्लास में देखे होंगे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है सर, है ना। इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे करके, है ना। इसमें आप इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे,
जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स। देखिए होता क्या है कि वैसा प्रोसेस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड, कब, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा हो। जब ये चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या करता है, ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो पायरुविक एसिड के बाद इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस करते हैं। और चूंकि ये अमीबा में हो रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कर्व साइकिल। अब एक कंडीशन और है कि कर्व साइकिल जो है हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में संभव नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में होगा। और इसमें क्या होगा कि जब ये ग्लाइकोलिसिस हो जाएंगे, पायरुविक एसिड बन जाएगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बनाएगा एनर्जी और CO2, है ना, ये दोनों चीज का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। यानी कि क्या होगा, ये जो प्रोसेस है किसमें हो गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा जी, तो सबसे पहले एनर्जी, है ना, दूसरा CO2, है ना। यही एनर्जी जो है वो ATP के फुल फॉर्म में इस माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहेगा, है ना, ये स्टोर रहते हैं। इसीलिए आप लोग अगर 9th क्लास में अच्छे से साइटोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े होंगे, सेल वाला चैप्टर, है ना, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इसलिए हमने साइटोलॉजी टर्म यूज किया। तो जब आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो करके ये जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ATP के फॉर्म में इसी में जमा होता है ना। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता हो उसको हम लोग एरोब्स कहते हैं, है ना, जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो उसे हम लोग एरोब्स कहते हैं। एरोब्स का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पायरेशन होता हो उसको एरोब्स कहेंगे। तो ह्यूमन क्या है, एरोब्स है। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये कहां होते हैं, मसल्स में, है ना, ये मसल्स में होगा। और यहां पे बनेगा लैक्टिक एसिड, है ना, उसके बाद एनर्जी, है ना, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ये मसल्स में होते हैं। होता क्या है कि जब आप लंबे समय के बाद, है ना, बहुत दिनों से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद जब आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए थी उतना नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण मसल्स में जो रिस्पायरेशन का रेट होता है वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचता है और वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण आपको नेक्स्ट डे, है ना, उस गेम के बाद जब आप खेले हैं मन लगा के, है ना, धूमधाम से खेले हो, उसके बाद जो चीजें होगी वो आपको क्या होगा, दर्द होगा जगह जगह शरीर पर, जिससे हम लोग मसल्स क्रम्प भी करते हैं, है ना। और तीसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्या, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये कॉमनली एक प्राणी में होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, है ना, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ईस्ट में क्या होगा कि जब ये रिस्पायरेशन हो रहा हो तो यहाँ पे बनेगा इथेनॉल, है ना, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, है ना। तो ये जो इथेनॉल बनेगा इसी से आप लोग समझते हैं कि इसी से कुछ कुछ, जैसे आप लोग बार बार सुनते होंगे कि देसी शराब पीने से लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो ये इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कॉमनली हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इससे बनेगा इथेनॉल और इसी इथेनॉल का यूज लोग गांव घर में या मेनली जो ट्राइबल पीपल है वो लोग क्या करते हैं, शराब बनाने में इसका यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड होगा। पायरुविक एसिड के 3 कंडीशन पर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी और CO2 का फॉर्मेशन होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दूसरा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये मसल्स में ये रिस्पायरेशन होगा और यहाँ पे बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तीसरा देख रहे हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या देखोगे कि ये कहाँ होता है, ईस्ट में होगा और यहाँ पे बनाएगा एथेनॉल प्लस CO2। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमने बताया था कर्व साइकिल। कर्व साइकिल क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके जो मैट्रिक्स है ये क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कर्व साइकिल। ओके।